Hello everyone. This is the third video in the series of structured way of answering question, MCQ based question. So under this series we are approaching those questions which seems difficult, but you can solve these questions while applying this kind of a structured way of answering or structure or framework while solving these questions. So already in the last two videos I have shared or I have also discussed certain things with you. मैंने कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपको एक फ्रेमवर्क दिया था. अंडर दोज फ्रेमवर्क आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड certain scientific tools which you can use while solving these questions, and I also give you a pattern. मैं आपको एक पैटर्न भी दिया है. पैटर्न सच एज मैं आपको बता देता हूँ. ड्यूरिंग solving certain questions you will find certain extreme और एब्सोल्यूट वर्ड्स. कुछ एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट वर्ड्स आपको मिलेंगे. सपोज ऑलवेज, और ये बहुत पुराना हो चुका है, आज का नहीं है ये. सबको ऐसा लगता है कि ऑलवेज, नेवर, एनी कहीं पे मिल जाए, ओके, और ओनली वन, राइट. इस तरह के एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट अगर वर्ड्स आपको कहीं भी मिलते हैं इन एनी गिवन पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग. ऐसा ऐसा बनाया गया है, देयर इज अ मिथ टू इट, कि अगर आपको कहीं पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स मिल जाएं तो वो स्टेटमेंट पर्टिकुलर रॉन्ग ही होने वाली है. नहीं, यू कैन नॉट सी द ओनली स्टेटमेंट इन आइसोलेशन. आपको पूरे मीनिंग के साथ देखना है. क्या पता वो ऑलवेज जस्टिफाई करता हो पूरे मीनिंग को, जो गिवन स्टेटमेंट है ऊपर जो दी गई है, और उसके नीचे कोई स्टेटमेंट दी है. जैसे सपोज यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ऑलवेज लिखा है, यहाँ पे एनी लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर देर इज अ सर्टेन मीनिंग टू इट, और नीचे वाली स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई कर दिया, तो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. तो मैंने आपको बताया था देर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल सोल्विंग एमसीक्यू. मैंने आपको बताया था सर्टेन एक्सट्रीम एब्सोल्यूट्स वर्ड्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग. यूपीएससी ने ये सारा पैटर्न जो है पकड़ लिया है. उन्होंने सब देख लिया कि एक्सट्रीम वर्ड्स और एब्सोल्यूट्स वर्ड को सब रॉन्ग मार्क करना शुरू कर दिए हैं. तो अब ये एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट्स वर्ड्स को दे हैव अटैच्ड इट विद द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. तो मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू बी डिकोडेड, देन यू कैन से दैट कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है जिसमें एक्सट्रीम वर्ड्स है ये गलत है या सही है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज sometime you will find it twisted concepts. यूपीएससी फेवरेट है ये. यू विल फाइंड इट ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट. ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट का मतलब है कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो कि दूसरे कॉन्सेप्ट से सिमिलर होंगे. कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो कि दूसरे कॉन्सेप्ट से सिमिलर होंगे. आई विल ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट यू विद सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑल्सो. मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको. यू विल फाइंड सर्टेन कॉन्सेप्ट जो कि सिमिलर हैं बट रॉन्ग एप्लीकेशन उनकी की गई है. ठीक है, रॉन्ग एप्लीकेशन बट सिमिलर. दूसरे कॉन्सेप्ट से वो बहुत सिमिलर हैं लेकिन इस कॉन्सेप्ट में वो रॉन्गली अप्लाई कर दिए हैं. तो दिस इज द अनदर ट्रैप सेट बाय द यूपीएससी. तो पहला ट्रैप एक्सट्रीम एंड एब्सोल्यूट स्टेटमेंट. सेकंड ट्रैप इज ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट्स एम्प्लॉयड बाय द यूपीएससी. तीसरा ट्रैप जो बिछाती है वो है यूपीएससी ऑपोजिट ट्रैप. ठीक है, और इसका तो मैं ऑलरेडी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका हूँ. ऑपोजिट ट्रैप का मतलब है कोई रिवर्स आपको कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप दे देगी. जैसे सपोज कोई कोज है और कोई इफेक्ट है, ऐसी रिलेशनशिप है. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको दिखाया था, अगर किसी को कार्बन बॉर्डर एक्सेस सीबीएम करके था, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ. तो यहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म था. इसके अंदर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में यू विल फाइंड, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि these are emerging set of trade policy tools to allow movement of carbon intensive economic activities from a jurisdiction having less stringent climate policy to a jurisdiction having stringent climate policy. अब यहाँ पे देखिए टू अलाउ, ये टू अलाउ लिखा है लेकिन टू अलाउ की जगह टू रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए. तो ये कोज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ये रिवर्स कर दी इसके अंदर. तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि यूपीएससी जो है इस तरह के पैटर्न आपके सामने सेट करता है जहाँ पे आप क्या करते हो, जहाँ पे आप फंसते हो. सच एस दिस. यहाँ पे जब मैंने आपको बोला था कि यूपीएससी क्या करता है, ऑपोजिट ट्रैप आपके सामने लेके आता है. ऑपोजिट ट्रैप, दिस इज द कॉमन ट्रैप ऑफ यूपीएससी. दिस इज द ट्रैप नंबर थर्ड. ये ट्रैप नंबर आपका 3 है जिसमें रिवर्स कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होंगी. रिवर्स कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट, और ट्विस्टेड. हालांकि जो सीबीएम वाला था वो ट्विस्टेड के अंदर भी फॉल कर सकता है. ट्विस्टेड के अंदर क्या है, सिमिलर कॉन्सेप्ट बट रॉन्ग एप्लीकेशन. अगर आप देखोगे जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर लिखा है, मैं ध्यान से बता दूं आपको, वो कॉन्सेप्ट जो लिखा है ये देखिए यहाँ पे, ये जो कॉन्सेप्ट है सीबीएम करके, ये रहा.
ये वाला जो कॉन्सेप्ट और जो फर्स्ट पॉलिसी है, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये कार्बन लीकेज से रिलेटेड है। ये कार्बन लीकेज का क्या है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन अप्लाई किस में कर दिया, सीबीएम के अंदर। तो आप इसको क्या बोलोगे, इट इज अ व्हाट, इट इज अ ट्विस्टेड, इट इज अ ट्विस्टेड ऑप्शन, या फिर ट्विस्टेड वे ऑफ ट्रैपिंग स्टूडेंट्स। तो ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर लोगों को वो कॉन्सेप्ट दिया जाता है जो कॉन्सेप्ट दूसरे किसी कॉन्सेप्ट से मैच होता है और वो उसको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट इसी का है। तो ट्विस्टेड आपको कई बार कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। रिवर्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको दी जाती है कई बार। आउटडेटेड टर्म, दिस इज द अनदर प्लॉय, ये तीसरा ट्रैप है यूपीएससी का। कौन सा है, आउटडेटेड टर्म, आउटडेटेड टर्म, ये फोर्थ आपका, दिस इज द फोर्थ ट्रैप। आउटडेटेड टर्म का मतलब है कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, वो सब पुराने, अनएग्जिस्टिंग, नॉट रेलिवेंट, रिडंडेंट, सब कुछ रिडंडेंट आपको दिए जाएगा। आउटडेटेड डेटा, इट कुड बी डेटा, इट कुड बी फैक्ट, इट कुड बी फिगर, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। ओल्ड ट्रीटी, ये सब आपको दी जाएंगी विच डज नॉट होल्ड ग्राउंड इन द करंट टाइम। विद एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आपको याद है मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था, इंडिया एंड यूएई प्रेसिडेंट, दोनों के बीच में कुछ समझौता हुआ था, अगर आपको याद हो तो। लेट्स गो टू दिस। हाँ, तो इंडिया और यूएई के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है और एक अग्रीमेंट होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोथ कंट्रीज साइंड एन अग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड डेबिट क्रेडिट कार्ड। ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब थर्ड स्टेटमेंट थी कि बोथ कंट्रीज अग्रीड दैट अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी शैल बी साइंड इन द नेक्स्ट मीटिंग एट द मिनिस्ट्री लेवल। तो ये क्या है भाई, ये ऑलरेडी एक ट्रीटी हो चुकी है, आउटडेटेड है और आपको इस हिसाब से फंसाया जा रहा है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक एक ट्रैप बता रहा हूँ जो यूपीएससी आपके सामने बिछाता है, और ये ट्रैप आपके सामने है। और ये ट्रैप जब आप देख लोगे तो आपको आंसर्स पहले, अगली बार आप चौकन्ने हो जाओगे कि यूपीएससी ट्रैप किस हिसाब से बिछाता है। एक और, अगर आपने पीएम मुद्रा योजना सुनी होगी, ठीक है, पीएम मुद्रा योजना, यहाँ पे आपको ओल्ड डेटा दिया गया है, ये वही है 15 लाख, लेकिन अब इसकी लिमिट 20 लाख हो गई है। दिस मुद्रा योजना कैन ग्रांट लोन ऑफ अप टू 20 लाख, ठीक है। तो ये इसका एक और कौन सा प्लॉय है, गिविंग ओल्ड डेटा, ठीक है, पुराना डेटा, ठीक है। ये सब उसका यूपीएससी का अब नया एक तरीका है और यहाँ पे लोगों को फंसाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे टू एनालाइज। सो यहाँ पे आपके सामने क्या है, आउटडेटेड टर्म आपको देता है। So outdated term, this is the fourth area where UPSC caught you. Another is factual bluff. Next आते हैं factual bluff पे, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। अगर factual bluff अगर देखोगे, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन से समझाऊंगा, अभी जो मैंने सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे आप देखिए, फिफ्थ इज फैक्चुअल ब्लफ। अब फैक्चुअल ब्लफ कैसे खेलता है आपके सामने, एक तो मैंने आपको अभी बताया, जो मुद्रा योजना के अंदर 15 लाख तक आपको लोन मिल सकता है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपके सामने क्या है फैक्चुअल ब्लफ, एक ये हो गया, जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, अगर आप देखोगे वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। तो हेयर इट इज, तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर जब इन्होंने बताया कि नेशनल मोनेटाइजेशन दिस पाइपलाइन सेज दैट कि for the period 2022 to 2025 the top 3 sectors in terms of monetization potential कौन कौन से हैं, रोड, रेलवे एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। तो ये क्या है, इट इज़ अ फैक्चुअल ब्लफ। ये फैक्चुअल ब्लफ आपके सामने जो है यूपीएससी प्ले कर रहा है। दिस इज द थर्ड वे, दिस इज द फिफ्थ वे जो कि यूपीएससी आपको फंसाता है ये सारी चीज़ें देखें, ठीक है। पांचवा तरीका है आपको फंसाने का। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो इस हिसाब से आपको अपना माइंड जो है ट्रेन करना है। फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया है, आज मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क आपको दिया है। क्या क्या फ्रेमवर्क के अंदर मैंने मेंशन किया है, पहला, फर्स्ट समराइज कर लेते हैं, एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट वर्ड नॉट ऑलवेज रॉन्ग, हमेशा गलत नहीं होते, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना है ऑफ द गिवन क्वेश्चन, क्या कॉन्टेक्स्ट की नीड को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। सेकंड थिंग जो कि आपको दिमाग में रखनी है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लोज होंगे बट ट्विस्टेड होंगे, क्लोज कॉन्सेप्ट्स बट ट्विस्टेड, ठीक है,
वहां पे वो जो कॉन्सेप्ट है, वन कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द अनदर कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन दोनों आपस में ट्विस्ट कर दिए गए हैं। अनदर इज ऑपोजिट ट्रैप। ऑपोजिट ट्रैप जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आपस में क्या कर दिया हो, चेंज कर दिया हो, ठीक है। फोर्थ इज आउटडेटेड टर्म, यहाँ पे यूपीएससी प्ले करता है आउटडेटेड टर्म पे, ये मैंने आपको दिखा दिया। फिफ्थ इज फैक्चुअल ब्लफ, आपके सामने फैक्चुअल ब्लफ मिलेगा, ठीक है, फैक्चुअल ब्लफ। ये 5 एरियाज हैं, ये 5 फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिए, यहाँ से यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछता है। अगली वीडियो में कुछ और फ्रेमवर्क दूंगा, वो भी आपको अपने दिमाग में रखना है। जब भी आप सोल्व करोगे तो कोशिश कीजिए कि जब आप आंसर्स को पढ़ रहे हो और जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आपके सामने, उनको आप इस नज़र से देखो, ये प्रिज्म आपके सामने होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने। एक्सट्रीम एंड एब्सोल्यूट, कुछ क्लोज बट ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट, एंड अपोजिट ट्रैप कुड बी देयर, आउटडेटेड टर्म कुड बी देयर, एंड फैक्चुअल ब्लफ कुड बी देयर। और मैं सब आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ। अब हम आते हैं आज के डिस्कशन पे। आज का डिस्कशन जो है सिर्फ इन क्वेश्चन से भी नहीं है, इन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क से भी सोल्व नहीं होगा, राइट। उसके लिए नए फ्रेमवर्क्स मैं आपको दूंगा, कुछ इनसे भी सोल्व हो जाएंगे और कुछ कॉमन सेंस से भी सोल्व हो जाएंगे। तो पहला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। आपके सामने क्या है, दोबारा से वही फ्रेमवर्क एक आपके सामने आ गया है। एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर क्या है, एक गिवन स्टेटमेंट है, एक आइडिया है, उससे रिलेटेड कितनी स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट है। फिर आपके सामने ऑप्शंस को इस हिसाब से सेट किया गया है 1 2 3 4, राइट। अगर इन ऑप्शंस को आप एनालाइज करोगे, अगर आपने सिर्फ ऑप्शन 2 हटा दिया, सपोज कैसे ना कैसे करके वीमेन लेड डेवलपमेंट को हटा दिया, तो आपके सामने आंसर आ जाता है सी, ठीक है। आपके सामने सी आंसर दिख जाता है, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि आंसर आपको चमक रहा है, ऑप्शन डी है, लेकिन वहां तक हम पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। तो कई बार आपको लगेगा अगर मैं ऑप्शन 2 हटा दूं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, तो मेरे को सी आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। और इन सभी फ्रेमवर्क्स में ऐसा होता भी है, ऐसे टेम्पलेट्स जो होते हैं क्वेश्चन के उसमें हो भी जाता है। लेकिन इस केस के अंदर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। G20 इतना उस टाइम पे चला हुआ था G20, तो G20 के अंदर था क्या क्या वो देख लेते हैं एक बार। तो अंडर G20 there is a green development, there is women led development, there is a climate finance, and there is digital public infrastructure। मुझे ये जरूर समझ में आता है कि G20 के अंदर ग्रीन डेवलपमेंट की बात हो रही थी क्योंकि इंडिया में हुआ था, माय डियर। वीमेन लेड डेवलपमेंट की देयर वर मैनी समिट्स। वीमेन लेड डेवलपमेंट के लिए पता नहीं क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, इतनी सारी समिट्स हुई थी G20 के अंदर। दैट वाज द प्राइम प्रायोरिटी। क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। इंडिया तो वैसे भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश कर रहा था, DPI। तो इसके अंदर ये सारी ही चीज़ें जो हैं G20 के अंदर हो सकती थी। दीज आर नॉट, यू कैन नॉट से कि ये सच नहीं हो सकती, ठीक है, ये सच हो ही नहीं सकती, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। दीज आर सर्टेन थिंग्स विच कैन हैपन। G20 के अंदर ये हो सकती थी। और G20 का मैं ये नहीं बोलूँगा कि दीज स्टेटमेंट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट टू एक्सट्रीम टू बी ट्रू, ओके, नॉट टू एक्सट्रीम टू बी ट्रू, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है कि सच ही नहीं हो सकती। इधर दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, ये कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रही, एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट किसको नहीं कर रही, G20 की प्रायोरिटीज़ को। G20 की प्रायोरिटीज़ क्या है, G20 ग्रुप ऑफ 20s है जो कि बात करता है एक तो इकोनॉमी पे, एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, एनवायरमेंट रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ों पे बात करता है। उसमें वीमेन लेड डेवलपमेंट भी हो सकती है, उसमें ग्रीन डेवलपमेंट भी हो सकती है, एवरीथिंग कैन बी देयर। तो इधर इट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, इधर द स्टेटमेंट्स आर नॉट टू एक्सट्रीम, इधर द स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट ऑल्सो। ऐसी कोई स्टेटमेंट लग रही है जो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट तो है ही नहीं है, तो सिर्फ आइडियाज़ हैं। ग्रीन डेवलपमेंट, वीमेन लेड डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक नया तरीका आज मैं देके जाऊँगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हो, ये तरीका होता है कि आप अगर कोई ऐसा इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकाल ली कि नॉन है वो, दैट इज अ नॉन इनकरेक्ट, तो यू कैन रीच टू दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको क्रॉस कर सकते हो। दूसरा, कोई ऐसे ही पर्टिकुलर ऑप्शंस के अंदर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट डाली गई है, तो आपको पता है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, दैट कैन नॉट बी ट्रू। कुछ ऐसा आपके सामने 2 ऑप्शंस आ गए, किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर 2 स्टेटमेंट है, और 2 स्टेटमेंट आपस में क्या है, म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक ठीक होगी तो दूसरी ठीक हो ही नहीं सकती, तो नॉन कॉन्ट्राडिक्ट इज देयर। और एक ऐसी भी स्टेटमेंट आ सकती है कि फोर्थ, जिसको आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे, कहाँ, यू विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई दैट।
ओके, तो दिस इज अनदर वे। बट G20 जो है इतना हाईलाइटेड था, जहाँ पे ग्रुप ऑफ 20 है, और उसके अंदर जब इंडिया ने उसे होस्ट किया था, तो इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में JNK के अंदर भी समिट हो रही थी, दिल्ली के अंदर देवर समिट, नोएडा के अंदर दे समिट, और थ्रू आउट इंडिया, अरे नॉट ओनली दिल्ली JNK बट थ्रू आउट इंडिया देवर समिट्स, बहुत सारी मीटिंग्स थी। और इसमें शेरपा पता नहीं क्या क्या, क्लाइमेट शेरपा, इकोनॉमिक शेरपा, बहुत सारे शेरपास थे इसके अंदर, राइट। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे मीटिंग्स हो रही थी, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ना तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, ना तो इसके अंदर कोई नॉन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप नहीं जानते हो इसके अंदर कोई भी नॉन इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट तो है ही नहीं, सिर्फ आइडियाज़ हैं। कोई भी आइडियाज़ आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट फाइनेंस, public digital public infrastructure, green development, women led development, any of the ideas is contradicting itself under G20 priorities? अगर contradict करता है, अगर ऐसा होता कि लिख देते neglecting climate finance, okay, opposing women led development, और reducing dependence on digital public infrastructure, then I would say कि ये जो concept है ये contradict कर रहा है एक दूसरे पे। ठीक है, तो समझ में आया, आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। सार्क का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है। अगेन आपको क्या दिया गया है, दिस इज द पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक्स, उसके बेसिस पे देर आर 4 स्टेटमेंट, नाउ देर आर ऑप्शंस एंड दीज आर कॉल्ड एज एन ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन ABCD। ये आपके सामने ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन है। और अभी तक मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या आपको किसी भी ऑप्शन में या फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देखना है, फैक्चुअल ब्लफ, एक तो फैक्चुअल ब्लफ आपको देखना है, और दूसरा आपको क्या ढूंढना है उसके अंदर, यू कैन आल्सो फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स सच एज ऑपोजिट ट्रैप, यू कैन फाइंड आउट, राइट। उसके अलावा और क्या ढूंढ सकते हो, आउटडेटेड टर्म्स, ठीक है, और उसके साथ क्लोज बट ट्विस्टेड, क्लोज बट ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट, ये भी ढूंढ सकते हो, एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए पहली स्टेटमेंट देखिए, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सिर्फ साउथ एशिया की बात की है इसने, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर साउथ एशिया की ही कंट्रीज है। सार्क की अगर मैं बात करूँ तो सार्क आपने कभी देखा होगा, तो सार्क के अंदर कौन है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, ये सब है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो इन सभी कंट्रीज का हम क्या करना चाहते हैं, वी नीड टू ओनली प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैन दिस स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट, पहले तो इस पर बात करते हैं, क्या ये इनकरेक्ट है, कैन इट बी इनकरेक्ट, क्या ये इनकरेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, आप मुझे बताइए। और इज इट कॉन्ट्राडिक्ट एनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो डेथ, कौन कौन सी इसके नीचे, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो इसमें सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है, इसमें वेलफेयर की बात हो रही है, क्या ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अनदर इज टू कंट्रीब्यूट द म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन ऑफ द अनदर्स प्रॉब्लम्स, क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपस में कोई स्टेटमेंट, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, और नीदर द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑल्सो। ठीक है, अनदर थिंग यू नीड टू चेक इज, इसके अंदर कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है, फर्स्ट 3 के अंदर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है। जैसे इसके अंदर बोल रहा है टू कंट्रीब्यूट द म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन ऑफ वन अदर्स प्रॉब्लम्स, कंट्रीब्यूट करना है और म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना और अंडरस्टैंडिंग बतानी है। इसमें ये नहीं बताया कि भाई सार्क में कुछ ऐसी लीगल बाइंडिंग होती है कि सार्क ने बोल दिया ये होना है तो होना है, कैसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, या सार्क ने ऐसे बोला है कि एक कंट्री कुछ गलत करती है तो सब बाकी की कंट्रीज अटैक कर देंगे, इज देयर एनीथिंग इन दैट, नहीं है। ये बस ये कह रहा है टू प्रमोट, के प्रमोट करना है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तब भी ठीक है। सो दीज आर वेरी ईजी स्टेटमेंट्स। किसी भी समिट्स का या फिर किसी भी ग्रुप का ये क्या हो सकता है, एक कॉमन एजेंडा हो सकता है, प्रमोट करना है, स्ट्रेंथन करना है सेल्फ रिलायंस को, वेलफेयर करना है अपने एरियाज में। लास्ट जो स्टेटमेंट है वो देखिए, लास्ट स्टेटमेंट इज टू वर्क टुवर्ड एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। एक तो ये जो है अभी तक यहाँ तक जो ट्रेंड चलता आ रहा था उस ट्रेंड से बिल्कुल अलग है ये, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, फर्स्ट थिंग इज दैट। और ये कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है ऊपर वाली सभी चीज़ों को, एकदम से सिक्योरिटी एंगल इसके अंदर आ गया, दैट इज द अनदर थिंग यू नीड टू सी। एकदम से टेंजेंट पे चला गया है, टेंजेंट समझते हो, एकदम 90 डिग्री पे बात कहीं की हो रही थी, म्यूचुअल ट्रस्ट की, प्रमोट की, वेलफेयर की, एकदम से
एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वर्ड देखा, एंडिंग एक्सट्रीम भी है, कंट्रोलिंग हो सकता है, स्टॉपिंग हो सकता है, एड्रेसिंग भी हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है एड्रेसिंग, वर्ड डायरेक्टली यूज किया है एंडिंग। ठीक है, एक तो एक्सट्रीम है, दूसरा ये जो ट्रेंड आ रहा था क्वेश्चन का उससे अलग है, एक तो ये। तीसरी चीज इसके अंदर पाकिस्तान इसके अंदर है, आपको पता है, अगर पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट, फाउंडिंग मेंबर, वो उसका फाउंडिंग मेंबर है सार्क का। अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि इसके अंदर ये लिखा गया है एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो उस ग्रुप को बनने ही नहीं देता, वो ग्रुप बनता ही नहीं माय डियर। तो आपको ये भी देखो पार्टनर्स के अंदर कौन कौन सा है, पाकिस्तान है इसके अंदर पार्टनर, पाकिस्तान और फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर होते हुए ये जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान पुश होने ही नहीं देता, दिस कैन नॉट बी पुश्ड। अगर पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर होता और ये ऑब्जेक्टिव जो है सार्क के होते इनिशियल टाइम पे, ये पुश होने नहीं देता पाकिस्तान। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर फोर्थ आप देखोगे सी और डी के अंदर है वो तो खत्म हो जाते हैं, बाकी बचती है स्टेटमेंट नंबर 3। अगर आपको लगता है स्टेटमेंट नंबर 3 के अंदर इट मेक सम सेंस टू यू, सच एज सी के अंदर ये मेंशन है टू कंट्रीब्यूट द म्यूचुअल ट्रस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रीब्यूट करेंगे म्यूचुअल ट्रस्ट सार्क के अंदर। और सार्क में ग्रुपिंग बनाई क्यों है भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यहाँ पे वर्ड लिखा गया है रीजनल कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन में करोगे क्या, म्यूचुअल ट्रस्ट तो होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, अप्रिसिएशन ऑफ वन अदर्स प्रॉब्लम्स तो होनी चाहिए, तभी तो कोऑपरेशन होगा। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस कब होगा, जब कोऑपरेशन करोगे। ठीक है, प्रमोट तभी होगा सभी चीज़ें। वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया टू improve द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज अंडर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कोऑपरेशन। जस्ट बाय हैविंग अ स्लाइट नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और सार्क की डेफिनेशन अगर आपको पता होगी तो आप इसको आसानी से जो है सोल्व कर सकते थे, कोई बड़ी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो समझ में आ गया आंसर क्या है, आंसर इज बी 1 2 3, टेम्पलेट समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2023 के अंदर ही ट्रेंड देखिए, एक क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE कोई ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन यूरोप के अंदर देखती है, ये मुझे समझ में आता है, ये पर्टिकुलर क्या है स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मुझे समझ में आ रहा है। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड चार मेरे पास और फर्दर स्टेटमेंट्स दी हैं, सब हेडिंग दी हैं, तो ये सब स्टेटमेंट्स को मैं अब स्टडी करूंगा। पहली के अंदर बोलता है कि देयर आर टोटल 57 स्टेट्स फ्रॉम यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड अमेरिका। इट मे बी ट्रू 50%, बट इट मे बी फैक्चुअली इनकरेक्ट। फैक्चुअल ब्लफ खेल सकता है, नहीं खेल सकता है, यूपीएससी खेल सकता है, 1% हम इसको मान लेते हैं, 50% ट्रू और फॉल्स में इस कैटेगरी में इसको डालते हैं। ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस फर्स्ट, हम इसके लिए श्योर नहीं है, हमने अभी तक स्टेटमेंट पढ़ी है और किस कैटेगरी में डाल दिया है इसको, फैक्चुअल ब्लफ के अंदर आ सकता है, हमें नहीं पता 57 है, 67 है, 40 है, 30 है। सेकेंड इज इट ऑफर्स अ फोरम फॉर पॉलिटिकल, क्या ऑफर करता है, क्या ये वर्ड ऑफर जो है क्या ये एक्सट्रीम लग रहा है आपको, मुझे तो कहीं से एक्सट्रीम नहीं लग रहा। ठीक है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल, आई वुड से ऑफर, एक्सट्रीम वर्ड तो नहीं है। ऑफर अ फोरम फॉर पॉलिटिकल नेगोशिएशन, डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड ऑफ अर्ली वार्निंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहैबिलिटेशन। अब आपको क्या देखना है, क्या गिवन क्वेश्चन जो है, राइट, जो गिवन क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब वो गिवन क्वेश्चन और ये जो स्टेटमेंट आपके सामने जो मेंशन है, क्या उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्ट है या नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट है या नहीं है। गिवन स्टेटमेंट क्या बोलती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप, ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप। सेकंड स्टेटमेंट है ऑफर्स अ फोरम फॉर पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड ऑफ अर्ली वार्निंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहैबिलिटेशन। इट इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द गिवन आइडिया, उसके कॉन्फ्लिक्ट में ये नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है, इट इज सपोर्टिंग द दिस गिवन स्टेटमेंट ओनली। तो ये मुझे लगता है कि दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। ठीक है, कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज नहीं है इसके अंदर।
ये सब मुझे लगता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए बनाई गई है, उसमें सारे मुद्दे तो कवर करेंगे ना। अर्ली वार्निंग, कोई युद्ध होने वाला है, कोई झंझट है, कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट में टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट, उससे पहले ही आप क्या कर लो, उसको अर्ली एड्रेस कर लो, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन कर लो, क्राइसिस मैनेजमेंट कर लो, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहेबिलिटेशन, लड़ाई होगी तो चलो अब सुलझा भी सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कैन बी राइट मेरे हिसाब से। फर्स्ट में आई एम स्टिल नॉट श्योर, इट मे बी ए फैक्चुअल ब्लफ। थर्ड देखते हैं, ओएससी हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग व्हाट, प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी इन द यूरोप रीजन। अब देखो, एक वर्ड है प्राइमरी, ठीक है, प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी इन द यूरोपियन रीजन, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की यही है। और ये लिखा है, इस ग्रुप का नाम क्या है, OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE। ये इसका क्या है, ये इस ग्रुप का नाम है। अब ये इसका नाम है तो दूसरी बात आप यहाँ पे समझो, और ये इसका काम है, ये कह रहा है ये काम है इसका। OSCE हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वर्ड है प्राइमरी, ये एक्सट्रीम है भाई, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ऑफर्स नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे नहीं लिख रहा है OSCE कैन शेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी, नहीं, प्राइमरी, प्रमुख कारण, प्रमुख जो जिम्मेवारी है यही है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे मिलती है। दूसरी चीज, क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, कैन यू वेरीफाई इट, कैन यू वेरीफाई इट और नॉट, कि OSCE की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी इन द यूरोप रीजन है या नहीं है। इतना बड़ा यूरोपियन देश है, पहले तो बात सुनो, यूरोप के अंदर कितनी कंट्री हैं, लगभग 30 हैं। दूसरी बात, इसके अंदर ये भी लिखा है कि OSCE के अंदर 57 स्टेट है, उसमें यूरोप भी है, उसमें सेंट्रल एशिया भी है, उसमें अमेरिका भी है। अगर 1% में मान लूँ कि OSCE के अंदर ये सब आते हैं, तो अमेरिका के पास यही काम है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज सच एज कौन कौन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके। और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या काम करेंगी, हैज़ द दिस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी इन द यूरोपियन रीजन में कौन, फ्रांस, जर्मनी, अच्छा, इनकी सिक्योरिटी के लिए ये सेंट्रल एशियन गरीब देश जो है ये काम करेंगे। इट इज कैन नॉट बी करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वेरीफाई करना बिल्कुल ही जो है मुझे नहीं लगता ठीक है, और दिस इज मेरे हिसाब से इट इज नॉन इनकरेक्ट। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगी, नॉन इनकरेक्ट, दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन इनकरेक्ट। मुझे ऐसा लगता है ये जो गिवन स्टेटमेंट है करेक्ट होगी, और गलत होगी तो तीसरी स्टेटमेंट किस किस में उड़ा दो, ये आंसर आपका दिख गया। उससे पहले देखते हैं, द डिसीजन ऑफ OSCE आर लीगली बाइंडिंग। ये देखो एक और क्या है, इट इज एन एक्सट्रीम वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैन यू वेरीफाई इट, क्या आप इसको देखो, एक्सट्रीम तो है, सही भी हो सकता है, लेकिन क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, क्या आपको लगता है डिसीजन जो है OSCE के लीगली बाइंडिंग हो गए। UNSC के तो डिसीजन बाइंडिंग हो नहीं रहे, ठीक है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनके लीगल तो बाइंडिंग हो नहीं रहे डिसीजंस, लेकिन OSCE के अंडर लीगली बाइंडिंग हो गई सपोज, राइट, कि यूरोपियन यूनियन के कुछ फला अमेरिका सपोज और यूरोप के कोई देश जो है वो डिसीजन ले लेते हैं कि उज्बेकिस्तान में हम फला ये करने वाले हैं। सपोज दो पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर लड़ाई हो जाती है, और ये OSCE एक फरमान सुना देता है कि हम उस पर्टिकुलर एक कंट्री पे अटैक करेंगे सब मिलके, और लीगली बाइंडिंग है, सबको करना पड़ेगा। दिस इज रॉन्ग, द डिसीजन ऑफ OSCE आर लीगली बाइंडिंग, नो दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टाइम में कुछ होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, पहले तो ये समझो कोई लीगली बाइंडिंग है कोई चीज़, जहाँ पे लिखा भी है ना लीगली बाइंडिंग वो भी नहीं है, उसके अंदर भी देयर आर सर्टेन एस्केप क्लॉजेस, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है, तो फोर्थ यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, COD। अब गेम आपका है सिर्फ इसके अंदर 1 और 2 के अंदर। अब 1 को आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 आप जो है करेक्ट ले रहे हो, थर्ड आपका फैक्चुअली करेक्ट हो इनकरेक्ट हो गया है, थर्ड आपका जो है इनकरेक्ट हो गया है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नॉन इनकरेक्ट है, पॉसिबिलिटी नहीं है। फोर्थ जो है एक्सट्रीम है, लीगली बाइंडिंग नहीं हो सकता। 3 और 4 को उड़ाते ही आपका आंसर आ जाएगा ए। आपको कुछ नहीं पता था इसके बारे में, सिर्फ आपने ये आपके सामने एक स्टेटमेंट थी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, और उससे रिलेटेड आपके सामने 4 स्टेटमेंट थी, और बाकी मैंने आपको क्या करके दिखा दिया है, मैंने आपको इस स्ट्रक्चर से, इस फ्रेमवर्क से आपको आंसर करने सिखा दिए हैं। समझ में आया, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वाड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वाड इज और आर करेक्ट। ये वही स्ट्रक्चर है, सेम फ्रेमवर्क UPSC जो है, सेम फ्रेमवर्क बार बार UPSC करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में
फॉलो कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आइडिया, उससे रिलेटेड डैश स्टेटमेंट, देन देर आर ऑप्शंस, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, आपको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, आपको आंसर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो सारे टूल्स एम्प्लॉय करोगे तो यू विल रीच टू द आंसर। पहली स्टेटमेंट है क्वाड से रिलेटेड। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। मानता हूँ 4 का तो है। कौन कौन? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस। फ्रांस नहीं है। कहाँ पे मारा आपको? कहाँ पे फंसाने की कोशिश थी? फैक्चुअल ब्लफ। ठीक है, फैक्चुअल ब्लफ खेला यूपीएससी ने, हमने पकड़ लिया। अनदर इज मैरिटाइम कोऑपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फोर्स अमंग मेंबर्स ऑफ द क्वाड। बिल्कुल। कैन दिस स्टेटमेंट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आइडिया को, सेंट्रल आइडिया, एक्स को, क्वाड को? नहीं, दिस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। क्या आपको लगता है ये टू एक्सट्रीम है? कैन इट टू एक्सट्रीम? क्या ये बोल रहा है कि अटैक कर देंगे मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के अंडर किसी दूसरी कंट्री पे? नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रहा, एक्सट्रीम भी नहीं है। कैन यू वेरीफाई इट? कैन यू से, कैन यू वाउच फॉर इट कि मैरीटाइम कॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फोर्स है अमंग मेंबर्स ऑफ द कंट्री? मैं तो बोल सकता हूँ यस, इट इज़ गुड, हो सकता है। एक्सट्रीम भी नहीं है, वेरीफाई कर सकते हो, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है तो। और ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट लग रही है आपको? क्या ये नॉन इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट आपको पहले से ही पता है कि इनकरेक्ट थी? नहीं थी, पहली वाली तो नॉन इनकरेक्ट थी, लेकिन ये नहीं है सेकंड। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट अभी तक मैं बोल सकता हूँ कि ठीक हो सकती है। ओके, ठीक हो सकती है, लेकिन पहली गलत है। फर्स्ट इंस्टेंसेस पे पता चल गई थी, पहली गलत होती है। आंसर तो आ चुका है मेरा, अगर ध्यान से देखोगे तो। फर्स्ट आपका ए बी और डी के अंदर है आंसर, आपका वैसे सी दिख रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप फिर भी श्योर ना तो देख लो, तो क्वाड मेंबर फॉर्म्ड अ वर्किंग ग्रुप ऑन कोविड-19 वैक्सीन। सिर्फ इन्होंने बोला है एक ग्रुप बनाया था, वर्किंग ग्रुप कोविड-19 वैक्सीन पे। क्या आपको लगता है ये हो सकता है? नहीं हो सकता यार, ये डूएबल है, दिस थिंग कैन बी डूएबल। एक वर्किंग ग्रुप बना दिया, छोटा मोटा ग्रुप होता है, ठीक है, तो एक्सट्रीम भी नहीं है। ऐसा नहीं बोला कि वो वैक्सीन एक दूसरे को फ्री में देंगे, ऐसा भी नहीं बोला कि वो वैक्सीन बनाएंगे, एक दूसरे पर जिम्मेवारी थोप दी थी। नहीं, वर्किंग ग्रुप ऑन कोविड-19 वैक्सीन, उस टाइम पे तो पता नहीं क्या क्या कोलैबोरेशन होते हैं देश और दुनिया के अंदर। तो ये आंसर आपका है 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे ऐसा लगता होगा क्या ही पूछ लिया, दिमाग खराब हो गया, लेकिन ये कितना आसान क्वेश्चन है। जस्ट आपको आईआर की नॉलेज होगी तो आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे 1 सेकंड में। लेकिन मैं इसको 5 मिनट लूंगा एक्सप्लेन करने में, लेकिन आप इसको बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। लेकिन बिफोर दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है टाइप इन द कमेंट सेक्शन, समझ आ रहा है। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी टाइप आई नीड सर क्लैरिटी। इफ़ यू वांट फ्रेमवर्क्स, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि सर वो फ्रेमवर्क पीडीएफ में दे दो कहीं, आई विल गिव फ्रेमवर्क। और तीसरा, आपको मेरे एफर्ट्स ठीक ठाक लग रहे हैं तो टाइप कमेंडेबल एफर्ट्स, गुड एफर्ट्स सर, थैंक यू, फलाना दिखा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। एफर्ट्स, फ्रेमवर्क, क्लैरिटी, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है चीज़ों में, तो प्लीज़ टाइप दैट। अगर ये भी नहीं लिख पाओ तो फर्स्ट वर्ड लिख देना एस एम, क्लैरिटी, ठीक है, टेम्पलेट, जो भी एक वर्ड लिखने में, मुझे पता है आपको इतना ज़्यादा लेथार्जी की होगी, आपको लेथार्जी कि आप वो लिख भी नहीं पाते हो पूरा वर्ड, तो एक अल्फ़ाबेट लिख देना भाई, ठीक है। दूसरी चीज़, तेजस 1.0 मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर करंट अफेयर्स, एनुअल करंट अफेयर्स है, थीम वाइज डिवाइडेड, यू विल फाइंड देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 4 ऑप्शन आपके सामने, यूनाइटेड नेशन का एक और इसके अंदर ट्विस्ट है, वो है नॉट। नॉट ढूंढना है, जो है वो नहीं ढूंढना। चाइनीज तो है, स्पेनिश है, ठीक है, बाकी जो नहीं है वो ढूंढना है। अब आ जाओ, यूनाइटेड नेशन की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है नहीं है। अब क्या क्या दिया हुआ इसके अंदर, अरेबिक, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज। अब मुझे बताओ यूनाइटेड नेशन बना कब था? 1945, ठीक है। 1945 में भी कब बना था? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू किसने छेड़ा था? कल्प्रिट जर्मनी। जर्मनी क्या हुआ बाद में? अल्टीमेटली डिफीटेड। और डिफीट करने के बाद क्या आपको लगता है कि यूएन बनेगा और यूएन में जर्मनी एक लैंग्वेज ऑफिशियल रखेगा? नॉट पॉसिबल माय डियर। तो सेकंड जो है वो खत्म हो जाता है। सेकंड कहाँ कहाँ पे है? यहाँ और यहाँ, ठीक है। दीज 2 ऑप्शंस आर रिडंडेंट।
अब आपके सामने क्या बचता है, अब आपके सामने बचता है 3 और 4 का गेम है, ठीक है। 1 तो पक्का हो गया, मुझे की बात देखो, तो 1 आपका पक्का है, लेकिन यहाँ पे जो गलती मैं कर रहा हूँ शायद आप भी कर रहे हो आंसर करते वक्त। क्वेश्चन क्या था, नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और मैंने क्या किया, मैंने जर्मन उड़ाते ही मैंने 2 ढूंढा और 2 मैंने यहाँ मार्क किया और यहाँ पे मैंने इसको गलत कर दिया। और मैं क्या करता, मैं जो ठीक ऑप्शन था, जो आंसर आने वाला था वो डी, उसको मैं छोड़ के बाकी कहीं और आंसर ढूंढ रहा हूँ। आंसर शुड बी दिस ओनली, 2 ओनली, यही आंसर होना चाहिए था, कि जर्मनी नहीं है, वो डायरेक्ट दिख रहा है। और इसके अलावा मैं आंसर ढूंढने कहाँ कहाँ पे निकला हूँ कि 2 को एलिमिनेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो 2 तो है मेरा पक्का, अब 1 और हो सकता है। आपको लगता है कि अरेबिक नहीं है? अरब कंट्रीज की इतनी ज़्यादा जब पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसका, अरब जो कंट्रीज हैं इतना ज़्यादा ऑयल निकालती हैं, इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, इतनी बड़ी इनकी आबादी है। अगर दुनिया में देखें तो 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद अगर हम देखें, अरब नेशंस ने बहुत ज़्यादा जो है अपना इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल रिलेशंस में बढ़ाया था। तो अरब जो है, अरेबिक कैन बी अ लैंग्वेज, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2 जो है वो तो हो ही नहीं सकती। अरेबिक नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, लेकिन अरब का सिग्निफिकेंस, अरेबियन कंट्रीज का सिग्निफिकेंस एक टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। तो इस हिसाब से अरब इज 50-50, लेकिन कोई भी लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए पॉपुलेशन, ओके। चाइनीज इज अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट, अब तो सेकंड होगी ना। तो 1 कुड बी राइट, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2 इज द आंसर। अरेबिक भी है, सॉरी, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। मैंने यहाँ पे दोबारा से गलती कर दी इसको बताते हुए, क्योंकि अरेबिक इसका आंसर है। अरेबिक इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा था जर्मनी से। जर्मनी आपने अगर फाइंड आउट कर लिया इस मेथड से कि यूएन 1945 के अंदर बना है, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद जर्मनी वाज डिफीटेड, और उसके बाद आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए था कि जर्मन लैंग्वेज को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रिकॉग्नाइज किया होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट। ये यूनियन बजट का क्वेश्चन है भाई, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी एक एजुकेटेड गैस ले लेते हैं। कुछ चीज़ों को तो हम जो है कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस मैं एलिमिनेट कर दूंगा, 2 के बीच में जो है वो गेम खेला जाएगा। 2 ऑप्शन कौन कौन से एलिमिनेट हो सकते हैं? लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो जो डेली गवर्नेंस में होता है, डेली गवर्नेंस, सैलरी देनी पड़ती है, ओके, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यूनिफॉर्म भत्ता, ठीक है, और भी जो खर्चे होते हैं, कोई आपको पेट्रोल गाड़ी में भरवाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जो भी डेली एक्सपेंसेस हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाते हैं, दीज आर नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे कोई एसेट जनरेट नहीं होता है, नो एसेट विल बी जनरेटेड फ्रॉम दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि हम एफिशिएंसी लेके आ रहे हैं भाई, एफिशिएंसी, हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट को कम कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, FRBM एक्ट के अंदर भी है, ठीक है, फिजिकल रेवोल्यूशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट हमें कम करना है। फिजिकल डेफिसिट कैसे कम होगा? अननेसेसरी खर्चे कम करके। कौन कौन से अननेसेसरी खर्चे हैं? सब्सिडी, राइट, ये कम करना हमें, ये कम करना है। सब्सिडी कैन बी एलिमिनेटेड, हमारा सारा फोकस ये है सब्सिडी कैसे कम से कम हो, ठीक है। तीसरी चीज़, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। इंडिया तो वैसे ही इसके अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है हेल्थ केयर के ऊपर, तो हम तो चाहते हैं एक्सपेंडिचर करो। हम अपने GDP का 1% नियरली जो है वो हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि 4 से 5% हो, हम चाहते हैं ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट कर नहीं रही। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम चाहते हैं इस पर खर्च करो, ये ऑलरेडी बहुत पीछे है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेमेंट और डिफेंस एक्सपेंडिचर। अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी, कैपिटल तो नहीं बोल सकता, बट डिफेंस एक्सपेंडिचर से मतलब है एक्विजिशन। अगर आप एक्विजिशन कर रहे हो किसका, बड़े बड़े एसेट्स का, रफाल, टैंक, ब्रह्मो, ये पता नहीं क्या क्या ले रहे हो आप, S-400 एंड लॉट ऑफ फॉरेन हार्डवेयर, तो मुझे समझ में आता है डिफेंस एक्सपेंडिचर कुड बी मोर। बट अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर से मतलब है सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वहाँ पे इसका मतलब है सैलरी, पेंशन, और 1 रैंक 1 पेंशन, ये है, ONOP है, तो तब ये डिफेंस एक्सपेंडिचर कुड बी लेस कंपेरेटिवली टू इंटरेस्ट पेमेंट।
इंटरेस्ट पेमेंट वैसे बाय फैक्ट बता देता हूँ, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा है। 25 से 30% का इंटरेस्ट पेमेंट का हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में लगभग इंटरेस्ट पेमेंट का 25-30% है। डिफेंस एक्सपेंडिचर का सिर्फ 15% है। ठीक है, ये जितनी भी सैलरीज वगैरह, ड्रेस अलाउंसेज एंड ऑल दोज थिंग्स, क्वार्टर बनाना, ये सब चीज़ें, ऑल दोज फॉल्स अंडर द कैटेगरी डिफेंस एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई एक्विजिशन नहीं कर रहे हो, अगर वो सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, तो ये सब हमारा होता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, ACE। देखो, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे नहीं पता एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट क्या होता है, ACE क्या होता है। क्या ये टर्म जो है अडोप्ट की गई थी यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? दिस टर्म कैन इट बी अडोप्टेड और नॉट? क्या अडोप्ट हो सकती है, नहीं हो सकती? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। 50-50% श्योर, 50-50% में श्योर हूँ, अनश्योर हूँ कि ये टर्म है एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। ठीक है, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन UNFCC के अंडर ही अडॉप्ट की गई थी। और ये टर्म रिलेट किससे? पेरिस एग्रीमेंट हो सकती है। इट इज पॉसिबल। भाई ये सिर्फ सिंपल वर्ड कह रहा है, एक्सट्रीम भी नहीं है। दिस आइडिया इज नॉट एक्सट्रीम। ये कह रहा है कि दिस टर्म इज रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ढेर सारी कस्में खाई थी। इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर द क्लाइमेट जस्टिस। पेरिस एग्रीमेंट में हमने पता नहीं क्या क्या खाया था। ND, नॉन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमने टेम्परेचर को अरेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें थी। दिस रिलेटेड टर्म, ये वर्ड जो है एक्सट्रीम भी नहीं है। और ये क्या है? दिस इज नॉट इवन कॉन्ट्राडिक्ट। ये कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं है फैक्ट से। किस फैक्ट से? एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। बात हो रही है क्लाइमेट एम्पावरमेंट की। क्लाइमेट एम्पावरमेंट का मतलब है क्लाइमेट को एम्पावर नहीं करना। बादल दिख गया, उसको एम्पावर करना शुरू कर दिया। रिवर दिख गई, उसको एम्पावर करना शुरू कर दिया। क्लाइमेट एम्पावरमेंट का मतलब है लोग वगैरह को एम्पावरमेंट करना विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट। मोदी जी ऐसे ही पागल नहीं हो गए। लाइफ बोला उन्होंने, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, ये मुहिम उन्होंने दी है, पंच अमृता लाइफ। ठीक है, उसके साथ ही SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लाइफ, राइट। ये सारी चीज़ें किस लिए? क्लाइमेट एम्पावरमेंट के लिए, क्लाइमेट एजुकेशन के लिए, ये सब इसके अंदर है क्लाइमेट एम्पावरमेंट। तो ये पेरिस के अंदर तो ये टर्म रिलेट हो सकती है पेरिस एग्रीमेंट। जब भी तो कर पाओगे जब आपका जो लाइफस्टाइल है वो कार्बन लेस कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता हो, SDG गोल्स को फॉलो करते हो। सेकंड इज राइट। ठीक है, सेकंड राइट हो सकती है। बट ये मुझे नहीं पता इट इज़ अ टर्म अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे फंसता हूँ मैं भी। लेकिन इसका जो आंसर है वो है B, दिस C, बोथ A एंड B, बोथ द टर्म्स आर करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो मेरी बात को। एक बात मेरी समझ जाओगे तो आपको ये आंसर दिख जाएगा। कैसे समझोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 10 सेकंड में बताता हूँ। इसके अंदर आपको क्या देखना है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, द टर्म इज रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट। जब मैंने इसको बोला कि ये जो आइडिया है, दिस आइडिया इज गुड, वेरीफाई कर सकता हूँ इसको, मैं इसको बोल सकता हूँ कि इट इज़ गुड आइडिया एंड इट इज़ नॉन ट्रूथ। ठीक है, नॉन ट्रूथ एंड इट कैन बी ट्रू, ये हो सकता है। जब ये हो सकता है, ये आइडिया पेरिस एग्रीमेंट से जो है रिलेट कर सकता है, और पेरिस एग्रीमेंट में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की तो रिपोर्ट लगी थी, UNFCC रिपोर्ट, फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट। और क्या ये नहीं हो सकता उस टाइम पे UNFCC ने ये टर्म अडोप्ट की हो, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट? तो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है इस टर्म को लेके। ऐसा नहीं कि टर्म उसमें अडोप्ट की गई थी, उसमें अडोप्ट की गई थी, नहीं। दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। हालांकि दोनों के बीच में एक तरह की सिम्बायोसिस है, इंटर रिलेशंस है। और इनका दोनों का ट्रेंड देखे, पूरे क्वेश्चन का ट्रेंड देखे, एक पूरे क्वेश्चन का ट्रेंड जो है आपस में जस्टिफाई कर रहा है। क्लाइमेट एक्शन, सॉरी, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट कब अडोप्ट किया गया था? ठीक है, UNFCC के अंडर। और ये रिलेट करता है पेरिस एग्रीमेंट से। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड इन इट, ये आपस में सब इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बहुत A और B मैं आपको बोल रहा हूँ। हालांकि आप इसमें सिर्फ 2 भी मार के आ सकते थे, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है, उस स्टेटमेंट से मैं फर्स्ट को करेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपस में म्यूचुअली जो है री कर रही है, इसीलिए। तो अनदर आइडिया इज म्यूचुअली री, एक स्टेटमेंट दूसरे को म्यूचुअली री कर रही है। समझ गए? आगे आते हैं। अब आपके सामने है व्हाट इज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव। ये क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव। इतना समझ में आता है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ समझ में आता है। हम भी, इंडिया ने भी कमिटमेंट दी है कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी 2070 तक देंगे। चाइना ने पता नहीं बोला 2050 तक करेंगे, किसी कंट्री ने बोला 2060 तक करेंगे, कोई कह रहा है 2040 तक करेंगे। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो चलो देखते हैं कार्बन कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता क्या है कि जितना कार्बन आप एमिट कर रहे हो उतना ही कार्बन आप एब्जॉर्ब करते हुए, बस साफ सी बात ये है। अब आते हैं इट एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स। वर्ड क्या है? एनकरेज। ये नहीं बोल रहा फोर्स या इट इज़ बेसिकली एनफोर्सिंग सर्टेन सर्टेन थिंग्स। एनकरेज कर रहा है भाई। वर्ड कैसा है? एक्सट्रीम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वर्ड एक्सट्रीम है? नहीं है। ठीक है, नॉट एन एक्सट्रीम वर्ड। क्या पॉसिबल है? इट एनकरेज ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर टू एक्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड। बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन एक डेडलाइन दे दिया बाय 2030। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्चुअल ब्लफ हो सकता है, नहीं हो सकता है, 50-50 है ना। नहीं पता आपको 2030, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल जब इसमें लगाओगे, जब आप इसमें देखोगे कितना सच है इसके अंदर, कितना इसके अंदर सब्सटेंस है। क्या 2030 तक कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव क्या ये काम कर सकता है? इंडिया तो 2070 बोल दिया ऑन द फेस, हम नहीं करने वाले, 2070 को करेंगे। चाइना बोलता है 2050 में, काफ़ी दूसरी कंट्रीज बोलते हैं 2060 2040 में। और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, और छोटी पुअर कंट्रीज जो हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उन्होंने तो बोला ही नहीं क्या कि ये क्या है, ये नई चीज़ क्या है, हम गरीबी से जूझ रहे हैं, इनको क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ की पड़ी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल लगाऊं इसमें, 70% दिस स्टेटमेंट कुड बी रॉन्ग। अनदर इज इट ड्राइव्स इट्स एम फॉर द पेरिस एग्रीमेंट। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे क्या कर दिया मैंने इसका, द टर्म रिलेटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट। और कितना अच्छा देखोगे इंट्रा पेपर ट्रेंड है कि यहाँ भी पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई टर्म थी, ACE। और यहाँ पे भी देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, हियर इट इज कि ये क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इट ड्राइव्स इट्स एम फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। देखो यहाँ भी यही लिखा है कि पेरिस एग्रीमेंट्स में से क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ निकला है। इट्स एम्स, जो एम है क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ का। और क्योंकि उसके बाद ही पेरिस क्लाइमेट डील के बाद ही हमने कितने हज़ारों कस्में खाई हैं। ठीक है, 2030 तक हम क्या कर देंगे, 2030 तक विल डू दिस, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम कर देंगे तापमान। ठीक है, इतना ही अरेस्ट कर देंगे। उसके साथ हमने बोला है 2030 की डेडलाइन एक और है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, 2030 तक हमें अचीव करना है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सो इट ड्राइव्स इट्स एम फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। इट इज़ पॉसिबल ड्राइव करना क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तभी तो हम कर पाएंगे उतना ही अरेस्ट, जब हमारे पास 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट जो अचीव करने के लिए कुछ दिमाग में होगा क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। लेकिन 2030 तक ये करना है, ये पॉसिबल है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जो है हमारे सामने एक वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, इस स्टेटमेंट का अगर आप आंसर देखें, आंसर है बी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर कोई डेडलाइन नहीं है 2030 तक, लेकिन एनकरेजमेंट जरूर है। ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, इंडिविजुअल, स्टेक होल्डर्स, कोई भी आओ, कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड बनाना है। तो यहाँ पे यूपीएससी ने आपको कैसे फंसाया है? फैक्चुअल ब्लफ के अंदर। मैं आपको दिखा दिया आंसर, यूपीएससी कहाँ फंसा रही है? फैक्चुअल ब्लफ में। पीछे कहाँ फंसाया था इसके अंदर? पीछे आपको कहीं नहीं फंसाया, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। और कहाँ पे यहाँ पे इसको फंसाया था? यहाँ पे, जर्मनी। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे फैक्चुअल ब्लफ अगेन, यहाँ पे और भी हैं आपको, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको दी थी, 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फंसाया था। और इससे पहले आपको सार्क के अंदर जब फंसाया था, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, यहाँ पे फंसाया था। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कहाँ पे क्या आपको फंसाया जा रहा है। अनदर इज कवच 2023। कवच को देखते तो मुझे वो एंटी कोलिजन वाला याद आ रहा है कि ट्रेन्स को आपस में कोलाइड होने से बचाने के लिए हम एंटी कोलिजन यूज़ कर सकते हैं, कवच। लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो कुछ हो रही है कि इट इज़ अ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू प्रोटेक्ट इंडियाज बॉर्डर। हो सकता है एक तरफ, मुझे ऐसा लगता है जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है ऑल 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू प्रोटेक्ट इंडियन बॉर्डर्स। हालांकि इसमें नेवी तो काम नहीं करेगी ना। कवच देखो, इंडिया इतना बड़ा है, सपोज अगर देखें हम यही वाला पार्ट ले लेते हैं, राइट, JNK वाला पार्ट ले लेते हैं और ऊपर से वाला माउंटेनियस पार्ट लेते हैं, यहाँ पे नेवी कैसे काम करेगी भाई? इट इज़ अ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल द 3 विंग्स। मैरीटाइम बॉर्डर की बात करते हैं, यहाँ पे आर्मी कैसे काम करेगी यार? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस टू प्रोटेक्ट इंडियाज बॉर्डर्स।
Another is it is India's national level hackathon jointly launched by AICT and BPRD, Bureau of Police Research and Development, to tackle साइबर थ्रेट से रिलेटेड है। हालांकि कवच जो है, ये कवच हमारा हैकेथन से ही रिलेटेड है, राइट। कवच इज रिलेटेड टू हैकेथन। तो आंसर वैसे आपका ऑप्शन 2 है इसके अंदर। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग की मैंने कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनाई है 3 विंग्स की इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस की टू प्रोटेक्ट इंडियाज बॉर्डर्स, ठीक है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आप ये डाल सकते थे, हालांकि उस टाइम पे ऐसी कोई न्यूज़ थी नहीं कवच 2023 से रिलेटेड कि इंडिया के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना था जॉइंट कमेटी। हालांकि गलवान वैली इंसिडेंट उस टाइम पे भी हॉट था, दैट वाज एन हॉट टॉपिक दैट टाइम, बट उस टाइम पे कवच कुछ नहीं बना था, ठीक है, कवच वॉज नॉट देयर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसकी थीम्स हैं, ये आसान है, आसानी से आप इसको कर लोगे। इसके अंदर रिमेम्बरेंस बेस्ड है, कोई इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मीना माटा कहाँ पे है? मीना माटा इज रिलेटेड टू मरकरी, राइट। आंसर आपका आ गया, बी का 3 किसके अंदर है? B3। दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। और रोटरडैम कन्वेंशन POP है क्या रोटरडैम का? D, ठीक है। रोटरडैम किस में जाएगा? 1, हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। स्टॉकहोम के अंदर आपका POP आता है, ठीक है, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। POP वो नहीं जो घर में करते हैं, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन का मतलब है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, देखो दोबारा से इंट्रा पेपर ट्रेंड क्या दिख रहा है, पहले उससे ये पूछा फिर बेसल कन्वेंशन पूछ लिया है, उससे पहले पेरिस क्लाइमेट पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। अब बेसल कन्वेंशन और इंटरनेशनल कन्वेंशन पे कितने 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। तो बेसल, रोटरडैम, स्टॉकहोम, अब क्या बताइए, मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट से रिलेटेड ही है। उसके बाद आते हैं मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन फंसोगे इसमें, क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं देखोगे, आपको ढूंढना है नॉट करेक्ट। आप क्या लगा के आओगे? करेक्ट, ठीक है, आप क्या लगा के आओगे? करेक्ट। जैसे मैंने देखा था जर्मनी वाले में, मैं खुद फंस गया था। जब मैं यहाँ पे आंसर की तरफ जा रहा था तो मैं ये भूल गया था कि नॉट करेक्ट ढूंढना है, लेकिन मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया दिस COD को, तो मैंने इनकरेक्ट मार दिया क्योंकि जर्मन जो है मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ से एलिमिनेट करते ही COD मैंने एलिमिनेट कर दिया और A और B में आंसर ढूंढ रहा था। ये गलती मेरे से होती है, ये सिली मिस्टेक होगी 2 क्वेश्चन में भी, और यू आर आउट ऑफ द रेस, बता रहा हूँ आपको पहले ही। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। आज की पॉलिसी नहीं है, 2018 में आया था माँ, 2017-18 में मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम शुरू हो गया था। इट इज़ ओनली अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। क्या क्या लिखा है इसके अंदर? पहली स्टेटमेंट देखिए, इट अलाउज प्रेग्नेंट वुमेन टू एब्सोल्युटली फ्री एंड नो एक्सपेंस डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन। ये क्या लिखा है? ऑल एक्सट्रीम, एक्सट्रीम है, लेकिन क्या आपको लगता है गलत है? गलत है भाई, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन थोड़ी होगा। देश के अंदर बहुत सारे ऑल प्रेग्नेंट वुमेन हो सकते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर देख लो, इन्फ्लुएंशियल पीपल्स के अंदर देख लो, एफ्लुएंट फैमिलीज़ के अंदर देख लो, क्या सबको ही ये एब्सोल्युटली फ्री एंड नो एक्सपेंस डिलीवरी इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रोवाइड करेगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर आर सर्टेन सेक्शंस, गवर्नमेंट का भी मोटो है ना कि उन्हीं को जिनको ज़रूरत है उन्हीं को हमें वेलफेयर पैसा देना है, ठीक है, उन्हीं के ऊपर खर्चा करना है। पहली स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए गलत है, ये आइडिया मैंने लगाया। सेकंड स्टेटमेंट है प्रोवाइड अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटी नेटल केयर। यहाँ पे क्या लिखा? अश्योर्ड, अश्योर्ड भाई, अश्योर्ड, नथिंग अश्योर्ड, कुछ भी अश्योर्ड नहीं है, ठीक है। मदर एब्सोल्यूट प्रोग्राम के अंदर वैसे तो जिंदगी अश्योर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये बोला है कि अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव, और कॉम्प्रिहेंसिव भी लिखा है कि मतलब पूरा इन आउट। और फिर क्वालिटी एंटी नेटल केयर, एंटी नेटल केयर क्या होती है? बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी कोई भी टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आपको हेल्प चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो आपको अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर आपको प्रोवाइड करता है। अश्योर्ड लिखा है भाई, अश्योर्ड में यहाँ पे फंसता है। अश्योर्ड जो है ये अगेन एक्सट्रीम वर्ड है। अनदर इज प्रमोट अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। ये प्रमोट करता है किस पे? फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप सेंट्रल थीम देखोगे मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम की, वो ब्रेस्ट फीडिंग ही प्रमोट करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है, हालांकि एक्सट्रीम है, लेकिन एक्सट्रीम का मतलब गलत नहीं है, ये यही सेंट्रल थीम है इसकी। प्रोवाइड मेडिकल एंड न्यूट्रिशन केयर टू सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है ही नहीं, ये मदर से एब्सोल्यूट प्रोग्राम है, मदर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपकी इसमें स्टेटमेंट क्या होगी? 1 2 3 तीनों गलत इसके अंदर है, सॉरी 1 2 4 जो है तीनों गलत है, और थर्ड जो है आपकी बचती है। तो थर्ड को छोड़ के आप तीनों को गलत कर सकते हो, 1 2 4। समझ में आ गया?
ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज एक्सट्रीम है, देश के अंदर बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज है, उनको जरूरत नहीं है और उनको सरकार देना भी नहीं चाहती। अश्योर्ड, नथिंग इज अश्योर्ड, बैंक में पैसा रखा वो भी अश्योर्ड नहीं है भाई। बैंक जो है दिवालिया हो जाते हैं, आपका पैसा नहीं मिलता है। 10 लाख तक की एश्योरेंस मिलती है, अगर आपने करोड़ों रुपए डाले हैं तो 10 लाख आपको वापस मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी एश्योरेंस तो है नहीं, आपको एश्योरेंस है कि आपको क्वालिटी एंटीनेटल केयर मिलेगा। गलत। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं क्वेश्चन मुझे देखते ही मुझे ऐसे अजीब से लगते हैं आईपीएल रिलेटेड। स्पोर्ट्स कोई और होता तो मैं फिर भी कर लेता, आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट बिकॉज आई हैव नथिंग, मेरे पास कोई इसके बाद इसमें कोई कॉमन सेंस भी मेरी फेल हो जाती है, क्योंकि मैं ये गेम मैं ना देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ, देखता तो हूँ लेकिन इसको मैं समझता नहीं हूँ कभी भी। मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, आई जस्ट सी इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, और मैं इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हालांकि इसका आंसर बता देता हूँ, तीनों ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आई यू जी। द फर्स्ट एडिशन, इसका पहला एडिशन के आई यू जी का कहाँ पे था? उड़ीसा के अंदर। देखो अब इसका बहुत ज़्यादा पुराने चीज़ों को सोल्व करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, मैं आपको टेम्पलेट दिखा रहा था। अब खेलो इंडिया में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसका मास्कोट जीतू था, कौन था, नहीं था, आई एम नॉट श्योर। तो इसका आंसर जो है वैसे देख लेते हैं, सी है 1 और 2। थर्ड जो है देखो यूपीएससी ने प्लॉय कहाँ पे सेट किया, फर्स्ट एडिशन ऑफ के यू जी वॉज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड। तो फैक्चुअल ब्लफ आपके साथ खेला है, क्या खेला है? फैक्चुअल ब्लफ। Another is exercise Ajay Warrior is a biennial training exercise between Indian Army and UK. Another is the journey of the first phase of Sagar Parikrama Yatra initiative of the government of India was started in कहाँ पे? सागर परिक्रमा यात्रा, अरे गुजरात कोस्टल एरिया से होता है ना। द एनुअल खीर भवानी मेला, देखो वर्ड देखो इसी में पकड़ लो, खीर, खीर मतलब नॉर्दर्न होना चाहिए। काबा वैली मुझे नहीं पता कहाँ है, दान हानू वैली ये मुझे नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है, अपर दिबांग ये तो है ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो बचा क्या? कश्मीर। तो नॉर्थ कश्मीर है, तो इस हिसाब से आप वो नारे भी सुन सकते हो, तुम मुझे, सॉरी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। तो यहाँ पे कश्मीर वैसे भी रिलेट कर सकते हो। हालांकि खीर जो है, खीर भवानी मेला, तो खीर भवानी मेला जो है मुझे लगता है कश्मीर इज़ अ वर्ड वेयर आप इससे डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। काबवा वैली मुझे नहीं पता, ये हालांकि नॉर्थ के अंदर ही लग रही है मुझे, लेकिन कश्मीर साउंड्स मोर फैमिलियर टू दिस वर्ड। भवानी दूसरा माता का भी है ना, तो कश्मीर के अंदर माता भी हो सकती है भवानी मेला। निसार सैटेलाइट इज मैन्युफैक्चर्ड जॉइंटली बाय इसरो एंड नासा, ये तो अंडरस्टूड है, इसके अंदर कोई भी दिमाग नहीं लगा सकते, नासा है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे था? सूडान के अंदर। रेल विकास निगम लिमिटेड, टोटली फैक्चुअल रिमेम्बरेंस बेस्ड मुझे नहीं पता, आंसर है नवरत्ना सीपीएससी। एरवथ, परम सिद्धि, प्रात्यूष एंड मिहिर, सब क्या है? सब करंट अफेयर्स पढ़ते हो आप, इसको तो फटाक से मारोगे, सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप recently concluded a 17,000 nautical mile trans-ocean intercontinental voyage? मुझे नहीं पता, वैसे बता दूं, वो सागर परिक्रमा आपको पता होगी, वो आईएनएस तारिणी शायद वहीं से शुरू हुई थी। The technology known as electromagnetic airlift system is sometimes talked about in reference to, ये क्या है? Electromagnetic airlift system is sometimes talked about in reference to, किससे रिलेटेड है? दो चीजें इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम मतलब कोई हवाई जहाज जो है, हेलीकॉप्टर होना चाहिए वैसे तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन रेफरेंस टू व्हाट? इन रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल रॉकेट्स। क्या आपको लगता है रीयूजेबल रॉकेट्स को आप एयरलिफ्ट क्या करोगे? डजंट मेक एनी सेंस यार, मतलब नॉनसेंस, ये इटसेल्फ इज नॉनसेंस। अगर आपने कॉमन सेंस लगाई होती तो चौथे वाले को तो आप क्या करोगे? नॉनसेंस करार दे दोगे। थर्ड देखते हैं, नेविगेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, कम ऑन यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लिफ्ट सिस्टम के बारे में हो रही है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का नेविगेशन से क्या लेना देना है? कॉमन सेंस हो तो इसको उड़ा दोगे। अनदर इज लॉन्चिंग गाइडेड मिसाइल्स फ्रॉम साइलोज, फ्रॉम साइलोज, साइलोज का मतलब है जो भी गाइडेड मिसाइल साइलोज आपने टैंकर से या फिर जो भी लॉन्च पैड्स हैं वहां से लॉन्च करनी है। तो एयर लिफ्ट सिस्टम का क्या मतलब? लिफ्ट मतलब आपको उठाना है, कुछ हैवी कंटेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज लग रही है। आपने कभी साइंस पढ़ी होगी 10th की, और क्रेन होती है, सपोज दिस इज क्रेन, और क्रेन का ये आर्म है और यहाँ पे एक बेल लटकी होती है और इस पे एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक होता है और नीचे कुछ स्क्रैप का चीज़ होती है और वहाँ से उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके अंदर जनरेट होती है और वो उसको खींचता है अपनी तरफ।
तो कहाँ रीयूजेबल रॉकेट को इसको खींच के आप एयरलिफ्ट करोगे, न्यूक्लियर पावर सबमरीन का नेविगेशन करोगे, उसके साथ लॉन्चिंग गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्ट की ज़रूरत है क्या माय डियर? वो तो गाइडेड मिसाइल्स जो होती हैं दे कैन चेंज तेरे ट्रेजेक्ट्री भी, वो जो चेंज कर लेती हैं कई बार अगर क्रूज मिसाइल है तो, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम वॉरशिप। ये काम बन सकता है कि आपने रनवे पे एकदम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको एक्टिवेट कर दिया और एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसा लगा जो उसको एकदम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है पुश करेंगी। जो भी फाइटर वहां से जाएगा, सपोज वहां से फाइटर जाने की कोशिश कर रहा है और नीचे से एकदम जो है आपने क्या कर दिया, वहां पे नीचे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम को ऑन कर दिया और जिससे एकदम प्रोपल्शन उसको मिला, एकदम फेंका उसको हवा में जिससे उसको लिफ्ट मिली। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है बी, यही है। उसके बाद देखिए अनदर दिस अल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल फॉर रॉकेट इंजन। आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। Compared to liquid fuel propelled rocket engines, the thirst per amount of fuel burned is higher in solid fuel propelled rocket engines. क्या लिखा है? Compared to liquid fuel, हाँ कई स्टेजेस में होते हैं ना फ्यूल, कई बार सॉलिड होता है, कई बार लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है। तो 3 स्टेज फ्यूल प्रोग्राम भी होता है किसी मिसाइल्स के अंदर, आपने देखा होगा 3 स्टेजेस के अंदर भी इसरो वगैरह के रॉकेट जाते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस में होता है। तो इसने बताया कि ये जो कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल प्रोपेल्ड रॉकेट इंजन्स के अंदर जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल डाला जाता है, द थ्रस्ट पर अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न्ड इज हाइयर इन सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड रॉकेट। सॉलिड फ्यूल में प्रोपेल्ड रॉकेट के अंदर मतलब रॉकेट को प्रोपेल करने के लिए थ्रस्ट पर अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न जो है ज़्यादा होता है सॉलिड फ्यूल के अंदर। हालांकि मुझे लग रहा है भाई सॉलिड फ्यूल इतना जल्दी कैसे बर्न होगा, अगर हम इसको कंसेप्ट के हिसाब से देखें लिक्विड फ्यूल जो है ज़्यादा प्रोपल्शन भी देगा और ज़्यादा बर्न भी होगा। तो मेरे हिसाब से जो है सेकंड स्टेटमेंट इट शुड बी रॉन्ग, हाँ रॉन्ग है। फर्स्ट कुड बी राइट, फर्स्ट का मुझे पता नहीं। एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज एज अ सॉलिड फ्यूल फॉर रॉकेट इंजन्स, आई डू नॉट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बट यूपीएससी ने इसको करेक्ट दिया है। सेकंड तो डेफिनेट नो थी, लॉजिकली अप्लाई करोगे सॉलिड चीज़ को जलने में टाइम लगता है, लिक्विड को अगर एकदम अगर आप देखोगे प्रोपेल्ड है लिक्विड है तो उसको जल्दी बर्न किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग मिसाइल्स अग्नि 1 ब्रह्मोस धनुष, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्रूज मिसाइल। क्रूज का मतलब क्या होता है, यू कैन गाइड इट। अगर आपने फायर कर भी दी एक बार, फायर करने के बाद भी इन क्रूज मिसाइल्स की ट्रेजेक्ट्री चेंज की जा सकती है, ये क्रूज मिसाइल में है। ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है। अग्नि क्या है, बैलास्ट वो है आईसीबीएम, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल है। आईजीपीएम मॉडल है ना, दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम आईजीएमपी। तो ये हो गया। उसके बाद धनुष, धनुष तो आर्टिलरी सुना है, उन्हें मिसाइल तो सुना नहीं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वैसे आंसर इसका क्या है, बी। वो अच्छा, मैंने 2022 के भी डिस्कशन करना शुरू कर दिया, हालांकि मुझे इतना डिस्कशन नहीं करना था, मुझे 2023 तक ही डिस्कशन करना था। 2022 के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2022 से डिस्कस करूंगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो प्लीज़ टाइप समथिंग इन द कमेंट बॉक्स के प्लीज़ कंटिन्यू दैट सीरीज। हम कुछ समझ रहे हैं, हमें टेम्पलेट समझ में आ रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, दिस इज यूनिक आइडिया वेयर यू कैन इम्प्लीमेंट दैट, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा टेम्पलेट्स मैंने आपको दे दिए हैं, क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे यूपीएससी आपको पढ़ाता है, ऐसे ही टॉपर्स को ये चीज़ें दिख जाती है पहले ही, आप लोगों को नहीं दिखते और आप वहाँ पे मार खाते हो। तो ये चीज़ें अगर आपने अपने आप इंटरनलाइज कर ली, अगर जितना जल्दी इंटरनलाइज करोगे, जितना जल्दी इनको एब्जॉर्ब करोगे, जितने एमसीक्यू पे, जितने भी पीवाईक्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करना है, किसी कोचिंग टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस नहीं करना है, राइट। पीवाईक्यू पे ये सारी ट्रिक्स जो ये फ्रेमवर्क्स में दे रहा हूँ अप्लाई करके देखना, यू विल सी रिजल्ट। आपको एक सॉर्टेड थिंकिंग आपको पता चलेगी। नाउ ए क्विक अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू तेजस 1.0। तेजस 1.0 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनुअल करंट अफेयर मिलने वाला है पूरे साल का, ठीक है। थीम वाइज फिल्टर्ड है, देर आर लॉट ऑफ थीम्स इन दैट, बहुत सारी अवार्ड्स मैगजीन बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। डिफेंस, आईआर, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, कोई भी नाम ले लो, सब है अवेलेबल। और हर एक मंथ वाइज 50 एमसीक्यू पर मंथ यू विल गेट इट, स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2024 अप टू जून 2025 तक मिलेंगे आपको। और उसके साथ ही 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं,
ठीक है, एनुअल के वो है। और ये सारे बेनिफिट्स आपको इसके तेजस के अंदर मिल रहे हैं, स्पेशली क्राफ्टेड है। मैं आपको कहते हो तो डेमो दिखा सकता हूँ, डेमो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो तेजस 1.0 लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। एट द सेम टाइम ब्रह्मास्त्र 4.0 इज ऑल्सो देयर, ठीक है। सो ब्रह्मास्त्र 4.0 के अंदर देर आर more than 100 plus topics which you can prepare beforehand or you can do practice on it। आप उनमें प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो इट विल हेल्प यू इन फैचिंग गुड मार्क्स। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को देखोगे, जितना समझोगे, अच्छे मार्क्स आपके मिलेंगे। तो ब्रह्मास्त्र 4.0 इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। सो कोई चीज़ ना समझ में आए हो प्लीज़ आप मेंशन करना मुझे कमेंट सेक्शन में, कोई चीज़ चाहिए तभी बताना। थैंक यू।